साथियों नमस्कार। कक्षा 11वीं के केमिस्ट्री के प्रश्न बैंक के पी ब्लॉक अध्याय के अंतर्गत आप 10वें प्रश्न से बात करेंगे आगे की। तो आपका जो 10वां प्रश्न है उसमें पूछा गया है हीरा एवं ग्रेफाइट में किस प्रकार का संकरण होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हीरा में sp3 संकरण होता है जिससे चतुष्फलकीय त्रिविमीय संरचना होती है, और जबकि ग्रेफाइट में sp2 संकरण पाया जाता है। इसमें षटकोणीय ब्लैक होती है जो परतीय संरचना में पाई जाती है। अगला जो प्रश्न है 11वां, उसमें ये पूछा गया है कि समूह 14 के उन सदस्यों को चुनिए जो सर्वाधिक अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। जैसा कि आप जानते हैं समूह 14 में जो तत्व हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, इनमें से जो कार्बन के ऑक्साइड होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वो ही अम्लीय होता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम इनके जो ऑक्साइड होते हैं वो अधर्मी होते हैं। तो इनमें कार्बन ही ऐसा तत्व है जिसके ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। इसको पानी में घोलते हैं तो H2CO3 यानी कार्बोनिक अम्ल बनता है। दूसरा है इसमें सामान्यतः धन 2 ऑक्सीकरण अवस्था में मिलता है। तो जैसा कि हम जानते ही हैं इसको कि जो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड में से जो प्रारंभिक तत्व हैं उनमें धन 4 ऑक्सीकरण अवस्था होती है, और जैसे जैसे हम कार्बन से और लेड की ओर बढ़ते हैं तो धन 2 ऑक्सीकरण अवस्था अधिक पाई जाती है। तो सामान्यतः जो धन 2 ऑक्सीकरण अवस्था है वो लेड में पाई जाती है। लेड की PbO, PbS ये अत्यधिक स्थायी यौगिक हैं, इसलिए सामान्यतः ये जो लेड है वो 2 ऑक्सीकरण अवस्था में पाया जाता है। 12वां प्रश्न है BF3 लुईस अम्ल की भांति व्यवहार करता है। लुईस कर लेना है पर लुई ना हो, लुईस अम्ल है। जैसा आप जानते हैं लुईस अम्ल भी यौगिक होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं, और लुईस क्षार भी यौगिक होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं। यहाँ पे आप देखें तो BF3 की यदि संरचना देखें, जैसे कि आपको पता है बोरोन के अंतिम कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यदि फ्लोरीन से 3 सब्स्टिट्यूट बंध बनाता है तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, दूसरा दूसरे फ्लोरीन से हो गया, और ये तीसरे फ्लोरीन से हो गया। तो इस तरह से इसके जो बोरोन है, केंद्रीय परमाणु हैं, इसके पास 2 और 2 4 और 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन 6 इलेक्ट्रॉन ही 8 से कम हैं, अर्थात ये 1 इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है। तो इसे 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है अष्टक पूरा करने के लिए। इसलिए ये किसी भी डोनर एलिमेंट यानी जो डोनर होता है जिसके पास लोन पेयर होता है, जैसे NH3 में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये उसको एक्सेप्ट कर लेता है और इसी के साथ जुड़ जाता है। जब ये लोन पेयर एक्सेप्ट करता है इसलिए लुईस अम्ल है। इस तरह से ये लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करता है। और उदाहरण के लिए आप ये दे सकते हैं कि अमोनिया के पास जो लोन पेयर होता है उसको आसानी से ग्रहण करके वो ये वाला यौगिक बनाता है NH3PF3, और इससे इसका अष्टक पूर्ण हो जाता है। इस तरह से ये हुए आपके 2-2 अंक वाले प्रश्न। अब आप बात करें हम 5-5 अंक वाले प्रश्नों की, तो इनको हम एक एक करके देखते हैं। तो इसका जो पहला प्रश्न है, पहले के प्रश्न में 2 भाग हैं। पहले में है बोरोन से थैलियम तक और कार्बन से लेड तक ऑक्सीकरण अवस्थाओं की भिन्नता के क्रम की व्याख्या करना है इसमें। तो पहले हम बोरोन से थैलियम तक देखें तो इसमें क्या दिया है, इसमें हमें व्याख्या क्या करना है, अपन को ये देखना है कि इसमें ऑक्सीकरण संख्या किस तरह से परिवर्तित होती है। तो आप यहाँ देखें बोरोन परिवार का जो इलेक्ट्रॉन विन्यास है वो क्या होता है। बोरोन परिवार में इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है NH2Np1, अर्थात इसके पास कितने सहयोजी इलेक्ट्रॉन हैं, 3। अब इन जो 3 सहयोजी इलेक्ट्रॉन हैं तो इनमें जो पूरा क्रम ले लें, बाल गंगाधर तिलक यानी बोरोन, एल्युमिनियम,
गैलियम, इंडियम और थैलियम, टेलू, ठीक है। तो इसमें आप देखें जो थैलियम तक जाते हैं अपन बोरॉन से, तो शुरू के जो दो तत्व हैं बोरॉन, एल्युमिनियम, ये इसमें हम हमेशा धन 3 ऑक्सीकरण अवस्था ही दर्शाई जाती है। इसमें केवल 3 धन 3 ऑक्सीकरण अवस्था होती है, लेकिन जो गैलियम, इंडियम और थैलियम है, इनमें धन 3 के साथ साथ धन 1 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्राप्त होती है, यानी इसमें धन 1 ऑक्सीकरण अवस्था के यौगिक भी मिलते हैं। और धन 3 ऑक्सीकरण अवस्था का जो स्थायित्व है वो बोरॉन से थैलियम तक घटता जाता है, मैंने आगे जाने पे पाने सबसे ज़्यादा स्थायी है बोरॉन के लिए धन 3 अवस्था, एल्युमिनियम के लिए फिर धीरे धीरे इसका स्थायित्व गैलियम, इंडियम और थोरियम की ओर जाने पर घटता जाता है। और धन 1 ऑक्सीकरण अवस्था का जो स्थायित्व है वो धन 3 ऑक्सीकरण अवस्था की तुलना में अधिक हो जाता है। अर्थात इसमें जो थैलियम क्लोराइड और थैलियम क्लोराइड में यदि हम तुलना करें तो TlCl अधिक स्थायी है, यानी यहाँ पे आपकी जो धन 1 ऑक्सीकरण अवस्था है वो अधिक स्थायी हो जाती है। यानी शुरू के तत्वों में बोरॉन और एल्युमिनियम में धन 3 ऑक्सीकरण अवस्था पाई जाती है, जबकि जो सबसे नीचे जो तत्व हैं गैलियम, इंडियम, थैलियम, इनमें थैलियम में धन 1 ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी होती है। ये जो इसका जो कारण है, इसके पीछे जो वर्ग में नीचे वाले तत्व हैं, यानी जो भारी तत्व हैं, वे उनमें NH2 जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉनिक होता है, ये अब क्रिया में भाग नहीं लेता है। केवल Np1 जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अब क्रिया में भाग लेता है। इसके पीछे कारण ये है कि जो जैसे मान लो आपका एक 4s1 है ये, तो 4s1 के पहले 3d10 यानी 4s1 4p 4s2 4p1, इसके पहले जो 3d में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये जो 3d इलेक्ट्रॉन यानी 3d ऑर्बिटल होते हैं वो अधिक डिफ्यूज्ड होते हैं। ये उनका जो d वाले तत्वों का जो परिरक्षण प्रभाव है वो अत्यंत न्यून होता है, वो कोई प्रभावी परीक्षण नहीं दर्शाते हैं। इसीलिए जो 4s के इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4s के 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो कहाँ पहुँच जाते, 18 इलेक्ट्रॉन वाली अंदर की कक्षा में पेनिट्रेट हो जाते हैं। यानी जो 18 इलेक्ट्रॉन वाली जो कक्षा है वो उसमें उस जो बड़ा कोश है उसमें अंतर्भेदित यानी पेनिट्रेट हो जाते हैं। इसके कारण ये नाभिक के अधिक समीप आ जाते हैं और इनमें आकर्षण बल अधिक हो जाता है, इसीलिए आसानी से ये नाभिक से मुक्त नहीं होते हैं। इसीलिए ये अक्रियता दिखाते हैं, यानी ये 4s2 के जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये क्रिया में भाग नहीं लेते, केवल 4p1 का इलेक्ट्रॉन भाग लेता है। और चूँकि ये दोनों युग्मित रहते हैं इसीलिए हम अक्रिय युग्म भी कहते हैं, और इस अक्रिय युग्म के प्रभाव के कारण ही ये ऐसा होता है कि ये धन 1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। दूसरे भाग में हमें ये बताना है कि कार्बन से लेड तक क्या भिन्नता पाई जाती है। तो कार्बन परिवार का इलेक्ट्रॉन विन्यास आपको पता ही है, NH2 होता है, और जो कोई 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं अतः इनमें धन 4 और धन 2 ऑक्सीकरण अवस्था पाई जाती है। तो कार्बन कभी कभी ऋण 1 और ऋण 2 और ऋण 4 ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाता है। ये अपवाद स्वरूप होता है, क्योंकि प्रथम 4 तत्व हैं, प्रथम 4 आयनन एंथैल्पी हैं, यानी पहला इलेक्ट्रॉन निकाला, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला, फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाला, फिर चौथा इलेक्ट्रॉन निकाला। तो इस तरह से 4 आयनन एंथैल्पी होती हैं। इन सबको जोड़ कर तो ये अत्यंत ज़्यादा हो जाता है।
इसीलिए जो चार धन चार ऑक्सीकरण अवस्था वाले यौगिक हैं वो अधिकांश सहसंयोजी यौगिक होते हैं, क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट एनर्जी का किसी के लिए भी उपलब्ध करना संभव नहीं होता है, काफ़ी कठिन होता है। इसीलिए अधिकांश यौगिक कैसे हैं जी, सहसंयोजी प्रवृत्ति के होते हैं। अब है जर्मेनियम और लेड। इसमें धन चार की जगह धन दो ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी होती है, अर्थात PbCl4 और SnCl4 की तुलना में PbCl2 और SnCl2 अधिक स्थायी होती है। इस तरह से ये जो विवेचना है ये किसकी हुई, आपकी कार्बन से लेकर के और लेड तक कैसी ऑक्सीकरण अवस्था पाई जाती है, उनमें क्या भिन्नता पाई जाती है, ये इसकी व्याख्या होगी। यदि हम SnCl2 और PbCl2 में अक्रिय प्रभाव के कारण जो धन दो ऑक्सीकरण अवस्था होती है उसका स्थायित्व बढ़ जाता है, और लेड में ये जो प्रभाव है वो 10 से भी ज़्यादा है। इस तरह से कार्बन या अन्य चार सस्मिकता दर्शाते हैं, क्योंकि चार इलेक्ट्रॉन दान करना या ग्रहण करना दोनों में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। फिर भी सिलिकॉन जर्मेनियम टिन में से डी कक्षकों की उपस्थिति के कारण उनकी हैलाइड जलावटन के उपरांत दाता स्पीशीज से इलेक्ट्रॉन योग ग्रहण कर संकुल बनाती है। तो इस तरह से देखें तो सिलिकॉन जर्मेनियम और टिन ये जो इनमें डी कक्षक उपस्थित नहीं होते हैं, इसके कारण ये इनके हैलाइड जलावटन के द्वारा दाता स्पीशीज से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं और संकुलायन बना लेते हैं, जैसे कि SiF6 बनता है या GeCl6 बनता है। अब है अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न इसमें दिया है कि हीरा एवं ग्रेफाइट की संरचना में अंतर लिखिए। तो हम हीरा, एक तरफ हीरे की संरचना देखें, दूसरी तरफ ग्रेफाइट की संरचना देखें, तो इसमें हम पाते हैं कि जो हीरा है उसमें कार्बन sp3 संकरित होता है, जबकि ग्रेफाइट में कार्बन sp2 संकरित होता है। हीरा की ज्यामिति कैसी होती है, चतुष्फलकीय होती है। इसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य चार कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है, जबकि ग्रेफाइट में ये जो कार्बन परमाणु हैं वो षटकोणीय परतें बनाते हैं और ये परतें एक दूसरे से वैन डेर वाल्स बलों द्वारा जुड़ी रहती हैं। तो इस तरह से जो हीरा और ग्रेफाइट की संरचना है, इनमें जो प्रमुख अंतर है उनमें पहला तो ये है कि कार्बन की sp3 संकरण होता है हीरे में, जबकि ग्रेफाइट में sp2 संकरण होता है। हीरा की जो संरचना है वो चतुष्फलकीय त्रिविमीय जालक होता है, जबकि जो ग्रेफाइट है वो षटकोणीय परतें बनाती है, इनमें वलय बनते हैं और वे एक दूसरे पे वैन डेर वाल्स बलों से चिपके रहते हैं। तो हीरे में जो कार्बन के चार परमाणु हैं, माने कार्बन का एक परमाणु है वो चार अन्य कार्बन परमाणु से चतुष्फलकीय जालक में जुड़ा रहता है, यानी इसकी चार जो इलेक्ट्रॉन है वो चारों इलेक्ट्रॉन एंगेज रहते हैं, जबकि षटकोणीय परतें यानी ग्रेफाइट में जो षटकोणीय परतें होती हैं वे उनमें एक कार्बन तीन अन्य कार्बन से जुड़ा रहता है और चौथा इलेक्ट्रॉन का मुक्त रहता है और एक परत से दूसरी परत वैन डेर वाल्स बल द्वारा जुड़ी रहती है। तो इसमें जो परतें बनती हैं, परतों के बीच की लंबाई काफ़ी ज़्यादा होती है, 349 पिकोमीटर होती है। इसलिए जो ग्रेफाइट है वो काफ़ी मुलायम रहता है, जबकि हीरा काफ़ी कठोर रहता है। हीरे में कार्बन कार्बन बंध की लंबाई 154 पिकोमीटर होती है, जबकि ग्रेफाइट में
ये जो अंतर परतीय दूरी होती है वो 340 पिकोमीटर होती है, अर्थात ये काफ़ी दूर रहती हैं परतें, इसीलिए ये चिकना होता है। और जो चौथा इलेक्ट्रॉन होता है कार्बन का, वो लगभग फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए वो सुचालक भी होता है ग्रेफाइट। जबकि कार्बन के दूसरे पर रूप हीरे में ऐसा नहीं है, उसके 4 कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित हो जाते हैं और एक त्रिविमीय मजबूत संरचना होती है हीरे की, और ग्रेफाइट की मुलायम रहती है संरचना, और उसमें इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इसलिए वो सुचालक भी होता है। और जो ग्रेफाइट का जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो विस्थानीकृत होता है, इसलिए वह मुक्त होता है, गतिशील होता है। इसी कारण ग्रेफाइट अच्छा चालक होता है। इसकी संरचना आप यहाँ देख सकते हैं, आपको दिख रही होगी। देखिए जो हीरा है, हीरे में एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है। इस तरह से ये संपूर्ण निविड़ संकुलन हो गया है इसमें, यानी कोई इलेक्ट्रॉन शेष नहीं बचा है और सभी कार्बन एक दूसरे के बहुत नज़दीक हैं, इसलिए मजबूत भी है। अब अगला प्रश्न है SiF6 2- ज्ञात है जबकि SiCl6 2- अज्ञात है, इसका संभावित कारण लिखिए। यहाँ पे देखिए SiF6 2- आयन ज्ञात है जबकि SnCl6 2- आयन अज्ञात है, ये बनता नहीं है। हम इसकी व्याख्या इस तरह कर सकते हैं कि जब जो SiF6 और 2- ये आयन बनता है तो इसमें जो सिलिकॉन है, ये केंद्रीय परमाणु है, इसके चारों ओर षटफलक के रूप में 6 लिगेंड जुड़ते हैं। जैसे फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा होता है, इसीलिए ये सिलिकॉन के चारों ओर अष्टफल की व्यवस्था के रूप में ये इसके साथ जुड़ जाता है और इसमें एक अष्टफलकीय संकुल बन जाता है। क्योंकि इसका आकार छोटा है इसलिए ये उतने नज़दीक पहुंच जाते हैं। इसके विपरीत यदि हम SiCl6 की बात करें तो जो क्लोरीन का अणु है वो इतना बड़ा होता है कि वो उसके चारों सिलिकॉन के चारों 6 क्लोरीन परमाणु का आना कठिन होता है, जबकि फ्लोरीन परमाणु छोटा है इसलिए सिलिकॉन के चारों ओर 6 फ्लोरीन परमाणु आसानी से जुड़ सकते हैं। जो सिलिकॉन में जो 6 संयोजकता दर्शाई जाती है वो sp3d संकरण के कारण होती है। उसमें सिलिकॉन में जो d ऑर्बिटल के भाग लेते हैं वो उपसंयोजी बंधों द्वारा लिगेंड्स को जोड़ते हैं, लेकिन फ्लोरीन का आकार छोटा होता है इसलिए लिगेंड के पास ही पहुंच जाता है और चतुष्फल की संरचना के रूप में व्यवस्थित होने का मौका उसे मिल जाता है। तो SiF6 का अस्तित्व पाया गया है, जबकि इसके विपरीत SnCl6 का अस्तित्व यानी उसका अस्तित्व नहीं होता है, यानी वो उसके तत्व की माने SiCl6 के पाए जाने की संभावना नहीं होती है। उसके कारण क्या है, क्लोरीन का आकार बड़ा होता है और ये बड़े आकार के कारण सिलिकॉन के चारों ओर 6 क्लोरीन परमाणु नहीं पहुंच पाते हैं। अगला प्रश्न है फ्लोरीन की संरचना की व्याख्या करिए। आपने जैसे पढ़ा होगा फ्लोरीन एक कार्बन का नया अपर रूप है। इसको हीलियम, आर्गन आदि अक्रिय गैसों के वातावरण में इसकी उपस्थिति में ग्रेफाइट को विद्युत आर्क में गर्म किया जाता है। जब से अक्रिय गैसों की उपस्थिति जैसे हीलियम और आर्गन की उपस्थिति में ग्रेफाइट को विद्युत आर्क में गर्म किया जाता है तो कार्बन का एक अपर रूप बनता है जिसे हम फ्लोरीन कहते हैं। ये जो फ्लोरीन बनाते समय वाष्पित कार्बन अणुओं के संघनन से C60 से 70 यानी का जिसमें 60 कार्बन है उसको बोलते हैं क्या,
फ्लोरीन पंजनवा संरचना बनती है और 70 की श्रृंखला कम बनती है और अति सूक्ष्म मात्रा में 350 या उससे अधिक कार्बन परमाणु फ्लोरीन में पाए जाते हैं। फ्लोरीन में जो पिंजरेनुमा संरचना होती है इसमें 60 उभरे हुए पॉइंट हैं जिनको वर्टिसेस कहा जाता है। तो ऐसे में जब विद्युत आर्क लगाते हैं, कार्बन के अणु वाष्पित होते हैं और जो कार्बन संघनित होता है उसमें कार्बन 60, कार्बन 70 और अति सूक्ष्म मात्रा में 350 या अधिक कार्बन युक्त परमाणुओं वाले फ्लोरीन बनते हैं। इसका उदाहरण है C60। ये पिंजरनुमा संरचना होती है, इसे बकमिंस्टर फ्लोरीन कहा जाता है। बकमिंस्टर। इनमें फ्लोरीन में 6 सदस्यीय 20 विलय और 5 सदस्यीय 12 विलय बनते हैं और इसमें 6 सदस्यीय विलय है 5 या 6 सदस्यीय विलय से साथ संगलित यानी डिफ्यूज रहता है, जबकि 5 सदस्यीय विलय केवल 6 सदस्यीय विलय के साथ ही डिफ्यूज होता है। इसमें sp2 संकलित कार्बन होते हैं, जबकि प्रत्येक कार्बन 3 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है और जो चौथा कार्बन कार्बन का जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो पूरे अणु पर विस्थानीकृत हो जाता है, जो कि अणु को एरोमेटिक गुण प्रदान करता है। यानी जो आपकी फ्लोरीन है एक पिंजरनुमा संरचना है, इनमें कार्बन 60 से लेकर कार्बन 70 और अति सूक्ष्म मात्रा में 350 से अधिक कार्बन वाले सदस्य बनते हैं और इनमें 6 यानी षटफल की 6 सदस्य वाला और 5 सदस्य वाला रिंग इनका बनता है। इनको हम बकमिंस्टर फ्लोरीन भी कहते हैं और इनमें जो संकरण होता है वो sp2 संकृत होते हैं और प्रत्येक कार्बन 3 अन्य कार्बन से जुड़ा होता है और साथ साथ में आबंध बनाते हैं। इसमें जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो पूरे अणु पर डिलोकलाइज्ड यानी विस्थानीकृत रहता है, जो अणु में एरोमेटिक गुण प्रदान करता है। इस तरह से जो गेंदनुमा अणु है इसमें 60 उदग्र यानी वर्टिसेस होते हैं और प्रत्येक के उदग्र पर कार्बन परमाणु होता है, अतः उस पर एकल बंध और द्विबंध बनता है जिनकी लंबाई 143.5 पिकोमीटर और इनकी दूसरे की लंबाई 138.5 पिकोमीटर होती है। इसे हम बकीबॉल भी कहते हैं। इस तरह से ये आपका हीरे की ग्रेफाइट की संरचना होती है, उस तरह से ये फ्लोरीन की संरचना है। बस फ्लोरीन में एक अपेक्षाकृत एक नया शोध है, ये 1996 के बाद प्रकाश में आया। किताब में इसका चित्र बना है, इसको भी आप देख लीजिए। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉन यून यौगिक क्या हैं? क्या BCl3 SiCl4 इलेक्ट्रॉन यून यौगिक हैं? समझाइए। जैसा कि आप पिछले क्वेश्चंस में पढ़ चुके हैं कि जिन स्पीशीज के केंद्रीय परमाणु का अष्टक पूर्ण नहीं होता है, अर्थात उनमें 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन यून यौगिक कहलाते हैं। जैसे इसमें पूछा गया BCl3, तो आप जानते हैं बोरोन के संयुक्ता कोष में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 3 इलेक्ट्रॉन 3 क्लोरीन से संयुक्त बंध बनाने पर प्राप्त हो जाते हैं। इस तरह से इसको कुल बोरोन पर कुल 6 इलेक्ट्रॉन हुए। चूँकि 6 यानी ये 8 से कम है इसलिए इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है, जबकि SiCl4 में Si के संयुक्ता कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हैं। यानी हमने जो BCl3 देखा तो BCl के संयुक्ता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन मिले हमें? 6। जबकि SiCl4 के में देखें तो Si के चारों ओर 4 इलेक्ट्रॉन हैं, एक इलेक्ट्रॉन Cl ने दिया तो इसके कुल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए।
तो SiCl4 में जो सिलिकॉन है उसमें उसका अष्टक पूर्ण है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक नहीं है। इसलिए स्पष्ट में जो दो उदाहरण दिए हैं BCl3 और SiCl4, तो उसमें BCl3 तो इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है, जबकि SiCl4 इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक नहीं है, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है। अगला प्रश्न है, संरचना के आधार पर ठोस हीरा और ग्रेफाइट के गुणों में भिन्नता समझाइए। यहाँ पे हमें बताना है संरचना के आधार पर हीरा और ग्रेफाइट के जो गुण हैं उनकी व्याख्या करना है। जैसे गुण मुख्य रूप से अपन देखें तो हीरा विद्युत का कुचालक है, हीरा कठोर है, गलनांक उच्चनांक उच्च होते हैं, जबकि ग्रेफाइट सुचालक है, ग्रेफाइट का सुचालक है। तो एक ही तत्व है, हीरा और ग्रेफाइट एक ही तत्व कार्बन के अपर रूप हैं, लेकिन इन दोनों की गुणों में बहुत इतनी अधिक भिन्नता क्यों है? एक तो अत्यधिक कठोर है, संसार की सबसे कठोर वस्तु है, दूसरी बहुत मुलायम है। एक को अपघर्षक के रूप में प्रयुक्त करते हैं तो दूसरे को स्नेहक के रूप में प्रयुक्त करते हैं। इस तरह से इनमें दोनों में काफ़ी भिन्नता है, उस भिन्नता का कारण उनकी संरचना है, यही हमें इसमें समझाना है। अब हम देखें कि हीरा कठोर होता है और विद्युत का सुचालक होता है। तो यहाँ देखें हीरे में ऐसा क्या पाया जाता है? हीरा में प्रत्येक कार्बन sp3 संकरण से जुड़े रहते हैं। यह अन्य 4 कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है, जिससे त्रिविमीय चतुष्फलकी जालक बनता है। चूंकि ये सघन है इसीलिए ये कठोर होगा। चारों इलेक्ट्रॉन चूंकि बंधित हैं, यानी इनमें कोई लोन पेयर नहीं है, सारे बॉन्डेड पेयर हैं, इसीलिए मुक्त इलेक्ट्रॉन का इनमें अभाव है, इसीलिए ये विद्युत का कुचालक है। जबकि ग्रेफाइट में sp2 संकृत ऊर्जा षटकोणीय संरचना बनती है, यानी इनके जो ग्रेफाइट की जो संरचना होती है कैसी होती है? sp2 संकृत कार्बन होता है और प्रत्येक कार्बन 3 अन्य कार्बनों से जुड़ा होता है और इनसे जुड़ करके ये षटकोणीय समतलीय संरचना बनाता है। यानी जो इन दोनों में मूलभूत अंतर संगठन बनाने का है, ये बेंजीन रिंग जैसी षटकोणीय रिंग होती हैं और ये परतदार होती हैं और इन परतों के बीच की दूरी 349 पिकोमीटर होती है। इसलिए ये मुलायम होता है, क्योंकि जो चौथा इलेक्ट्रॉन है चौथे परमाणु से जुड़ा रहता है, तो वो केवल दुर्बल वैन डेर वाल्स बलों द्वारा जुड़ा रहता है, इसलिए आसानी से वो सरक जाता है। यहाँ तक कि हम पेंसिल जो ग्रेफाइट की बनी होती है उसमें कागज़ में धीरे से रगड़ दें तो कागज़ पर निशान छूट जाता है। और अगला है, चूँकि कार्बन दूसरे 3 कार्बन से सहयोग करता है, चूँकि कार्बन के संयोजकता कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन शेष बचता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन जब शेष बचता है तो एक और इलेक्ट्रॉन लेकर के जो एक इलेक्ट्रॉन बचता है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन की तरह व्यवहार करता है और ये विद्युत धारा को प्रवाहित करने में अहम भूमिका निभाता है, अर्थात ग्रेफाइट विद्युत की सुचालक होती है। संक्षेप में कहें तो ग्रेफाइट की जो संरचना होती है वो षटकोणीय होती है और इसमें sp2 संकरण पाया जाता है। इसमें 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है, इसका 1 इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है। इस फ्री यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन से विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है और इसी के कारण अगर हम पेंसिल को कागज़ पर रगड़ते हैं तो उसकी जो परत है वो एक दूसरी परत के साथ छोड़ देती है और कागज़ में चिपक जाती है। इस तरह से कागज़ पर निशान पड़ जाते हैं। इस तरह से जो ग्रेफाइट और हीरे के गुणों में जो अंतर है वो अंतर उसकी जो संरचना है उसके कारण होता है।
अब है इसमें अगला प्रश्न है, ग्रेफाइट शुष्क स्नेहक के रूप में प्रयुक्त होता है। क्यों होता है ग्रेफाइट शुष्क स्नेहक के रूप में प्रयुक्त? तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो ग्रेफाइट है उसकी परतों के बीच की दूरी काफ़ी अधिक होती है, 349 पिकोमीटर होती है, और ये आसानी से एक परत से दूसरी परत पर फिसल जाते हैं। इसलिए इनका उपयोग भारी जो वाहन होते हैं, भारी मशीनरी होती है, उनमें शुष्क स्नेहक के रूप में इसको डाला जाता है, जिससे जो ग्रेफाइट है वो एक परत से दूसरी परत पे सरकता रहे और मशीन के पुर्जों को घिसने से बचाता है। इसके पीछे भी इसकी जो संरचना है वो है, अपने ऊपर वाले प्रश्न में इसकी संरचना विस्तार से पढ़ ली है। हीरे का उपयोग अपघर्षक के रूप में होता है। चूँकि हीरा अत्यंत कठोर है, इसकी जो त्रिविमीय जालक संरचना होती है, इसके कारण ये अधिक मजबूत होता है और इसमें सभी कार्बन परमाणु sp3 संकृत होते हैं और प्रत्येक sp3 संकृत परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है, इसलिए बहुत मजबूत होता है और इसीलिए इसको ये अत्यंत कठोर होता है, इसीलिए इसका अपघर्षक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तीसरा प्रश्न पूछा गया, उसमें वायुयान बनाने के लिए एल्युमिनियम की मिश्र धातुओं का उपयोग क्यों किया जाता है? जैसा कि आप जानते हैं कि एल्युमिनियम का घनत्व कम होता है, इसकी मिश्र धातुएं भी हल्की होती हैं, और चूँकि वायुयान को उड़ना होता है इसलिए हल्की धातुओं का इस्तेमाल होता है। साथ साथ में एल्युमिनियम मजबूत भी है और साथ साथ में इसमें एक और गुण पाया जाता है कि संक्षारित नहीं होती आसानी से, तो मजबूत भी है, संक्षारित भी नहीं होती है, इसलिए इसका उपयोग जहाज इत्यादि बनाने में किया जाता है। तो जो एल्युमिनियम के जो गुण हैं, इसका हल्का होना, इसका संक्षारण रोधी होना और इसका मजबूत होना, इनके कारण इसको वायुयान बनाने में प्रयोग किया जाता है। चौथा है, संचरण केबल बनाने में एल्युमिनियम के तार का उपयोग होता है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि प्रारंभ में जो विद्युत धारा का प्रवाह होता था वो तांबे के तारों के माध्यम से, यानी कॉपर वायर के थ्रू होता था, लेकिन जो तांबा है वो एक हैवी मेटल है और एल्युमिनियम उसकी तुलना में काफ़ी हल्का होता है। यदि भार के हिसाब से गणना की जाए तो उतनी ही कीमत में उतने ही भार का दोगुना तार एल्युमिनियम का लिया जा सकता है और उससे दोगुनी विद्युत सप्लाई की जा सकती है। इसीलिए कॉपर, जो कि महंगा भी है साथ में भारी भी है, उसके स्थान पर एल्युमिनियम का प्रयोग संचरण केबल के तार बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। इसके पीछे क्या क्या चीज़ें हैं? एल्युमिनियम का वजन, एल्युमिनियम की चालकता और एल्युमिनियम का सस्ता होना भी एक वजह है जिसके कारण कॉपर की जगह पे, तांबे की जगह पे एल्युमिनियम के तारों का प्रयोग किया जाने लगा है। अब देखिए दूसरा जो प्रश्न है वो 8वां प्रश्न है, उसमें ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से आप क्या समझते हैं? इसमें 3 चीज़ें हैं। पहला तो अक्रिय युग्म प्रभाव। तो जो अक्रिय युग्म प्रभाव वे तत्व दर्शाते हैं जिनमें N-1 और NH2 Np1 इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है। तत्वों में जो वाह्यतम कक्ष के s ऑर्बिटल के 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आंतरिक कक्षक जिनके पास 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उनका जो कोश होता है उसमें नाभिक के आकर्षण से बंध जाते हैं और ये
18 इलेक्ट्रॉन का जो आपका कोष है उसमें ये पेनिट्रेट हो जाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अंदर की कोषों में पेनिट्रेट यानी अंतर्भेदित हो जाते हैं, यानी जो है 4s2 है, तो जो 4s2 के इलेक्ट्रॉन हैं वो कहाँ पहुँच जाएंगे, 3d10 वाले इलेक्ट्रॉनों के साथ पहुँच जाएंगे, इसलिए वो आसानी से बाहर नहीं निकलते हैं, उसमें नाभिक का आकर्षण बढ़ जाता है और इस प्रकार से जो NH2 के 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो बंधन बनाने में भाग नहीं लेते हैं, और चूंकि ये युग्मित रहते हैं इसीलिए इनको अक्रिय युग्म कहा जाता है और इस प्रभाव को अक्रिय युग्म प्रभाव कहा जाता है। इसके पीछे जो 3D में 10 इलेक्ट्रॉन है उनका जो परिरक्षण प्रभाव होता है, जो शील्डिंग इफेक्ट होता है, वो बहुत कमज़ोर होता है और वे उसका कोई उल्लेखनीय शील्डिंग नहीं कर पाते हैं। इसी का प्रभाव ये है कि जो NH2 इलेक्ट्रॉन है वो क्रिया में भाग नहीं लेते हैं, इन्हीं को अक्रिय युग्म कहते हैं और इस प्रभाव को अक्रिय युग्म प्रभाव भी कहा जाता है। इसके लिए एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, बोरॉन परिवार में, और उसमें टिन और लेड की तरफ देखें तो नहीं, वो उसमें बोरॉन से हम यदि थैलियन तक पहुँचें तो हम देखते हैं कि जो बाद वाले तत्व हैं यानी आप वर्ग में नीचे वाले तत्व हैं उनमें धन 1 ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी होती है। इसका कारण यही है कि उनके जो 3D का जो 18 समूह होते हैं, जिसमें मतलब इसके जो 3s2, 3p6 और 3d10 इस कक्षा में 4s के जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो पेनिट्रेट हो जाते हैं, इसलिए वो आयनन में भाग नहीं ले पाते हैं और फलस्वरूप इनकी जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो धन 1 ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी होती है। इसी प्रभाव को हम अक्रिय युग्म प्रभाव कहते हैं। अपर रूप यानी एलोट्रॉप्स, जब कोई तत्व एक से अधिक भौतिक रूपों में पाया जाता है उसको अपर रूप कहते हैं, उसके इस गुण को अपर रूपता कहते हैं। जैसे कि हीरा में कार्बन के अपर रूप हैं हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन। इनके रासायनिक गुण तो समान होते हैं किंतु भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। अब एक और लास्ट है श्रृंखलन, किसी कहते हैं कैटिनेशन। ये कार्बन में विशेष गुण पाया जाता है, कार्बन के अन्य परमाणुओं के साथ ससुनिक बंध बनाकर लंबी लंबी श्रृंखलाएं बनाने का गुण पाया जाता है। इस गुण को ही हम श्रृंखलन कहते हैं और ऐसा कार्बन कार्बन बंध, जो कार्बन कार्बन के बीच बंध होता है वो काफ़ी मजबूत होता है, इसीलिए कार्बन कार्बन बंध के से आगे उसकी लंबी लंबी श्रृंखला बनाने की जो प्रवृत्ति उसमें पाई जाती है, इसी प्रवृत्ति को हम संकलन कहते हैं। इनमें कार्बन के परमाणु में बेंजीन वलय बनाने की प्रवृत्ति भी पाई जाती है, अर्थात कार्बन के परमाणु का ससुनिक बंध की मजबूती के कारण उनमें जो श्रृंखला बनाने का गुण पाया जाता है वो श्रृंखलन कहलाता है। इस तरह से ये जो प्रश्न बैंक है इसका ये अध्याय आपका पूरा होता है।